नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। अच्छा, तो सोचिए एक ऐसा शहर है, एक ऐसी सल्तनत जहां इतनी ज्यादा खामोशी है। खामोशी। इतनी के किसी के छींकने भर से, आप सोचिए, सिर्फ छींकने से माहौल में भूचाल आ सकता है। अरे ये तो कोई मजाक जैसा लगता है पर है नहीं। ये श्रीकांत वर्मा की एक बहुत ही ताकतवर कविता है, हस्तक्षेप। और ये उसकी शुरुआती तस्वीर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी कविता में और इसे लिखने वाले कवि की दुनिया में काफी गहराई तक ले जाते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ एक कविता को समझना नहीं है, बल्कि उस बड़े सवाल की तह तक जाना है कि किसी भी सिस्टम में, चाहे वो एक देश हो, एक कंपनी हो या हमारा समाज ही क्यों ना हो, हाँ, उसमें सवाल उठाना या दखल देना इतना जरूरी क्यों है और सत्ता इससे इतना डरती क्यों है। वर्मा जी मगध के प्रतीक के जरिए इसी डर और चुप्पी के ताने बाने को उधेड़ते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे एक कलाकार अपने शब्दों से सत्ता के सबसे बड़े हथियार, जो कि डर है, उसी को चुनौती दे देता है। सही कहा। हम देखेंगे कि वर्मा जी कैसे बताते हैं कि जब व्यवस्था में खामोशी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। और उस खामोशी को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन क्यों जरूरी हो जाता है। तो इस कविता की गहराई में उतरने से पहले मुझे लगता है उस शख्स को जानना जरूरी है जिसने इसे लिखा, श्रीकांत वर्मा। बिल्कुल। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है उससे पता चलता है कि उनका सफर बिलासपुर, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। और वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। नहीं, वो एक पत्रकार भी थे, और ये बात उनके लेखन के लिए बहुत अहम थी, है ना? हाँ, ये मैं भी सोच रही थी। पत्रकारिता का उनके कवि होने पर क्या असर पड़ा होगा? बहुत गहरा। देखिए, पत्रकारिता ने उन्हें समाज की नब्ज पर हाथ रखना सिखाया। वो श्रमिक, कृति, दिनमान जैसे बड़े और प्रतिष्ठित पत्रों से जुड़े रहे। अच्छा। इसका मतलब था कि वो रोजाना सत्ता और आम आदमी के बीच के रिश्ते को बहुत करीब से देख रहे थे। वो सिर्फ खबरें नहीं लिख रहे थे, वो समाज की बेचैनी को महसूस कर रहे थे और फिर उसी बेचैनी को अपनी कविताओं में उतार रहे थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब उनकी कविताओं में समाज में जो गड़बड़ियां थीं, जो चीजें ठीक नहीं थीं, उसको लेकर एक तेज गुस्सा और एक क्षोभ दिखता है। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्सा ही था? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, सिर्फ गुस्सा नहीं था। अगर हम उनकी यात्रा देखें तो शुरुआती कविताओं में गांव की मिट्टी की महक है, एक भोलापन है। लेकिन जैसे जैसे वो शहर की जिंदगी को देखते हैं, जलसा घर जैसे संग्रह तक आते आते उनकी कविताओं में शहरी जिंदगी के खोखलेपन पर एक गहरी चोट दिखती है। अच्छा। तो गुस्से के साथ एक उदासी भी है, एक अफसोस है कि हम ये कैसा समाज बना रहे हैं। और फिर आता है उनका आखिरी और सबसे चर्चित संग्रह, मगध। स्रोतों में इसे उनके जीवन भर के अनुभव का निचोड़ बताया गया है। हाँ बिल्कुल। मगध में ऐसा लगता है कि वो सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहे। नहीं, वो दुनिया में कहीं भी चल रही तानाशाही और उसके खौफनाक भविष्य की तस्वीर खींच रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी खासियत यही थी कि वो स्थानीय होते हुए भी सार्वभौमिक थे। वो बिलासपुर में बैठकर पूरी दुनिया के शोषित, उत्पीड़ित लोगों का दर्द महसूस कर सकते थे। और जो बात मुझे खास लगी वो ये कि वो सिर्फ समस्या दिखाकर छोड़ नहीं देते। सही बात है। उनकी कविताओं में उस संघर्ष कर रहे इंसान के लिए गहरा लगाव है, एक हमदर्दी है। वो सिर्फ आलोचक नहीं है, वो इंसानियत के पक्ष में खड़े एक गवाह हैं। इसी पृष्ठभूमि के साथ अब कविता हस्तक्षेप पर आते हैं, जिसकी पहली लाइन दिमाग को झकझोर कर रख देती है। कोई छींकता तक नहीं, इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। ये कैसी शांति है भाई? ये तो कब्रिस्तान की शांति लग रही है। और यही तो कविता का केंद्र बिंदु है। ये शांति शांति नहीं है, ये डर का दूसरा नाम है। डर का दूसरा नाम। हाँ, यहाँ शांति और व्यवस्था वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल सत्ता अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करती है। कविता में शासक वर्ग का तर्क साफ है। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। रहनी ही चाहिए, ये जो जोर है ना इस पे। हाँ, यही जोर बताता है कि ये लोगों की मर्जी नहीं, बल्कि ऊपर से थोपा गया हुक्म है। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बहुत सख्त क्लासरूम में टीचर कहता है पिन ड्रॉप साइलेंस, और बच्चे डर के मारे सांस भी धीरे धीरे लेते हैं। क्या बढ़िया उदाहरण है।
वो अनुशासन है, सीखना नहीं। यहाँ भी छींक जैसी एक स्वाभाविक क्रिया पर भी पाबंदी है। क्यों? क्योंकि उससे शांति का नाटक टूट सकता है। हाँ, और इसी को वर्मा जी एक प्रेशर कुकर की तरह दिखाते हैं। सत्ता को लगता है कि ढक्कन कसकर बंद कर देने से सब ठीक है, अंदर शांति है, पर वो ये नहीं समझती कि अंदर दबाव बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। छींकना या चीखना उस प्रेशर कुकर से निकलने वाली पहली सीटी की तरह है, जो बताता है कि अंदर सब ठीक नहीं है, और सत्ता उसी पहली सीटी से डरती है। और ये डर सिर्फ सत्ता का नहीं है, ये आम लोगों के अंदर भी भर दिया गया है। कविता की एक लाइन है, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। मतलब व्यवस्था को बनाए रखने का बोझ भी आम आदमी पर ही डाल दिया गया है। अपनी आजादी से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि दुनिया में मगध की झूठी इज्जत बनी रहे। और जब समाज में ऐसा माहौल बन जाता है तो उसका नतीजा बहुत भयानक होता है ना। हाँ, लोग उस जगह से, अपने ही घर से इमोशनली कटने लगते हैं। इसीलिए वर्मा जी लिखते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। ये लाइन तो कलेजा चीर देती है। सही में, इसका मतलब है कि शहर तो है, इमारतें हैं, सड़कें हैं, लेकिन वो आत्मा मर चुकी है जो किसी जगह को रहने लायक बनाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। एक जीती जागती जगह का एक भूतों के शहर में बदल जाना। और इसकी वजह? अगली पंक्तियां शायद इसका जवाब देती हैं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। यहाँ रिवाज शब्द पर मेरा ध्यान अटक गया। ये बहुत जरूरी शब्द है। एक बार टोकना शायद उतना खतरनाक नहीं है जितना टोकने का रिवाज बन जाना। आपने कविता की आत्मा को पकड़ लिया। सत्ता को एक अकेले विद्रोही से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि कहीं सवाल पूछना एक आदत न बन जाए, एक परंपरा, एक रिवाज। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति को चुप कराया जा सकता है, लेकिन अगर पूरा समाज सवाल पूछने लगे तो किसी भी तानाशाही की नींव हिल जाएगी। ये तो आज के दौर में भी कितना सच लगता है। किसी ऑफिस में देखिए, अगर एक कर्मचारी कुछ गलत होने पर आवाज उठाता है तो मैनेजमेंट उसे दबाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, लेकिन अगर 10 लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो मैनेजमेंट को सुनना पड़ता है। रिवाज का डर यही है। बिल्कुल, इसीलिए हर सिस्टम, चाहे वो राजनीतिक हो या कॉरपोरेट, सबसे पहले उस इंसान को निशाना बनाता है जो पहली बार टोकता है, ताकि बाकी लोगों को एक सबक मिल जाए और ये कभी रिवाज न बन पाए। कविता का ये हिस्सा दिखाता है कि वर्मा की नजर कितनी पैनी थी। तो ठीक है, माहौल पूरी तरह निराशाजनक है। जिंदा लोग डर के मारे पत्थर बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि मगध में अब कोई उम्मीद नहीं बची। और यहीं पर कविता एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कवि सीधे मगध के लोगों से कहते हैं, वैसे तो मगधवासियों, कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। ये एक तरह की नहीं, ये एक चेतावनी भी है और भविष्यवाणी भी। और इसी चेतावनी के तुरंत बाद वो असाधारण हस्तक्षेप होता है। हाँ, जब हर जिंदा इंसान ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है, जब समाज ने अन्याय को स्वीकार कर लिया है, तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है। ये छवि इतनी शक्तिशाली है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मुर्दा बोल रहा है, और वो पूछता क्या है? मनुष्य क्यों मरता है? पहली बार में तो ये एक फिलोसॉफिकल सवाल लगता है या बायोलॉजिकल, लेकिन जिस माहौल में ये सवाल पूछा जा रहा है वहां इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। ये सवाल एक धमाके जैसा है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो मुर्दा ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल रीजन फॉर डेथ। वो पूछ रहा है, मनुष्य इस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों मरता है? अच्छा, चुपचाप, बिना किसी विरोध के, बिना किसी सम्मान के क्यों मर जाता है? हमारे मरने का कोई मतलब क्यों नहीं है? ये सवाल सीधे उस व्यवस्था की छाती पर किया गया वार है। वाह, मतलब जो जिंदा इंसान छींकने से भी डर रहा था वो चुप है, और एक मुर्दा जिसके पास अब खोने को कुछ नहीं है, वो जिंदगी का सबसे बुनियादी और सबसे खतरनाक सवाल पूछ रहा है। ये तो जिंदा लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। ये उस समाज पर सबसे बड़ी और सबसे तीखी टिप्पणी है। वर्मा जी ये दिखा रहे हैं कि जब जिंदा लोग अपनी इंसानियत का फर्ज निभाने से चूक जाते हैं तो प्रकृति या शायद इतिहास खुद हस्तक्षेप करता है। मुर्दे का सवाल असल में जिंदा लोगों की चुप्पी पर एक लानत है, एक शर्मिंदगी है। ये उस समाज की नैतिक मृत्यु का ऐलान है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप हमें बहुत साफ तौर पर ये बताती है कि बाहर से शांत दिखने वाला समाज जरूरी नहीं कि एक खुशहाल समाज हो। बिल्कुल,
अक्सर ऐसी शांति एक थोपी हुई चुप्पी होती है जो समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है और उसे रहने लायक नहीं छोड़ती। और ये कविता बहुत मजबूती से ये तर्क देती है कि किसी भी व्यवस्था को निरंकुश होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप यानी सवाल पूछना, टोकना, विरोध करना बेहद जरूरी है। ये एक जिंदा और स्वस्थ समाज की निशानी है। और अगर जिंदा लोग ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हालात इतने बदतर हो सकते हैं कि मुर्दों को अपनी कब्र से उठकर सवाल पूछने आना पड़ेगा। सही कहा। हमारे स्रोतों में एक आखिरी पंक्ति है जो कविता से ही ली गई है और वो सुनने वालों के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। कौन सी? एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। ये सोचने वाली बात है ना? हाँ। इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि एक बार जब सच के लिए आवाज उठाने की हिम्मत आ जाती है तो वो एक ऐसी लहर बन जाती है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती? ये तो एक बहुत पॉजिटिव मतलब हुआ। हाँ, या फिर इसका एक गहरा और शायद थोड़ा खतरनाक मतलब ये भी है कि हस्तक्षेप अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता और इसके नतीजे क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। ये सवाल इस कविता को आज हमारे समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।